Good morning everyone. दिस इज़ डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका। काफ़ी लंबे अंतराल के बीच एक बार पुनः आप लोगों के बीच मैं उपस्थित हुई हूँ राजनीति विज्ञान की क्लासेस लेकर, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग निरंतर पढ़ रहे होंगे और सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इस कोविड पैंडमिक सिचुएशन में। आज का जो हमारा व्याख्यान है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, जो यूजी और पीजी दोनों के सीबीसीएस कोर्सेस में दिया गया है, और सभी विश्वविद्यालय और स्पेशली झारखंड के सातों विश्वविद्यालयों के कोर्स के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है। हमने अपने पिछले क्लासेस में कौटिल्य, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो पेपर है, उसके अंतर्गत कौटिल्य के जीवन परिचय और उनका सप्तांग सिद्धांत और उनके विदेश नीति संबंधी जो सिद्धांत हैं उसमें मंडल सिद्धांत की चर्चा हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में की थी। आज का जो मेरा व्याख्यान होगा वो कौटिल्य की विदेश नीति पर ही होगा, और उसके अंतर्गत उन्होंने मंडल सिद्धांत के अलावा एक और सिद्धांत की चर्चा की है, और वो है षाडगुण नीति। और षाडगुण नीति या षाडगुण जो सिद्धांत है उस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में 6 फोल्ड पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। परराष्ट्र सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो परराष्ट्र संबंधों और या विदेश नीति के संबंध में कौटिल्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे षाडगुण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार एक राज्य द्वारा अपनी विदेश नीति का निर्माण और संचालन मुख्यतः 6 आधारों के अनुसार 6 आधारों पर करना चाहिए। कौटिल्य ने ऐसा कहा है, और ये 6 जो आधार हैं जिन्हें परिभाषित करते हुए कौटिल्य ने कहा है कि 2 राजाओं का कुछ शर्तों के साथ मेल हो जाना संधि है। शत्रु का अपकार करना विग्रह है, आक्रमण करना यान है, उपेक्षा करना आसन कहलाता है, और आत्मसमर्पण करना संशय कहलाता है। और संधि विग्रह दोनों से काम लेना जो होता है, संधि और विग्रह दोनों से काम लेना जो है वो द्वंद्वी भाव कहलाता है विदेश नीति के अंतर्गत। और इसी 6 सिद्धांतों को की बृहत व्याख्या उन्होंने अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत की है, जिसको हम लोग अब डिटेल्स में देखेंगे। विदेश नीति के इन सभी आधारों का मुख्य जो उद्देश्य है, एक राज्य के लिए शत्रु की तुलना में स्वयं को शक्तिशाली बनाकर अपने राज्य का विस्तार करना, दैट मीन्स साम्राज्य विस्तार करना है। और विदेश नीति के इन सभी आधारों को कौटिल्य ने अपने बृहद ग्रंथ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अर्थशास्त्र के अंतर्गत की है। अब हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं, ये 6 जो सिद्धांत हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वंद्वी भाव, तो ये क्या हैं? तो सबसे पहले हम लोग संधि के बारे में जानते हैं। संधि, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि संधि से तात्पर्य 2 राज्यों के मध्य समझौते से होता है। किसी भी 2 राज्य के बीच समझौता होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। और कौटिल्य के अनुसार किसी भी राज्य के द्वारा संधि करने का एकमात्र उद्देश्य शत्रु राजा की शक्ति को नष्ट करना होता है और स्वयं को शक्तिमान या शक्ति संपन्न बनाना होना चाहिए। इसलिए ही उसे संधि करनी चाहिए।
एक राजा को शत्रु से उस समय संधि कर लेनी चाहिए। कौटिल्य ने अपने पुस्तक में लिखा है कि एक राजा को उस समय संधि कर लेनी चाहिए जबकि शत्रु पर उसके द्वारा विजय प्राप्त करना संभव ना हो। तो ऐसे में संधि का रास्ता अपनाना चाहिए, कौटिल्य ने कहा है। कौटिल्य के अनुसार जो कुछ परिस्थितियाँ उन्होंने डिसाइड की हैं, कुछ परिस्थितियाँ उन्होंने बनाई हैं कि ये टर्म्स में किसी भी राज्य के राजा को संधि करनी चाहिए। उसमें 4-5 उन्होंने टर्म्स बताया है अपने अर्थशास्त्र में। पहला जो उन्होंने बताया है कि यदि बीजुगीसु राज्य, बीजुगीसी यानी कि विजय की अभिलाषी राजा जो है की दृष्टि में संधि द्वारा महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किया जा सके और शत्रु को हानि पहुंचाया जा सके, तो ऐसी स्थिति में राजा को संधि कर लेनी चाहिए। दूसरा कंडीशन उन्होंने बताया है कि यदि राजा संधि द्वारा स्वयं द्वारा उत्तम कार्यों के संपादन के साथ साथ शत्रु राजा के उत्तम कार्यों का भी लाभ उठा सके, तो ऐसे कंडीशन में भी राजा को संधि कर लेनी चाहिए। तीसरा कंडीशन उन्होंने बताया है कि शत्रु से संधि करने के पश्चात यदि शत्रु राजा का विश्वास अर्जित कर सके और उस विश्वास का लाभ उठाकर वह षड्यंत्र पूर्वक उसे धीरे धीरे नष्ट कर दे, तो ऐसे भी कंडीशंस के लिए संधि का प्रयोग करना चाहिए। चौथा जो टर्म्स बताया उन्होंने कि जब राजा संधि के द्वारा शत्रु पक्ष के व्यक्तियों पर कृपा दिखाकर उनकी श्रद्धा प्राप्त करके उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर सके और करना चाहता हो, तो ऐसे भी कंडीशन में उसे संधि का आश्रय लेना चाहिए। इसके बाद आपका 5वां जो पॉइंट है, जो कंडीशंस उन्होंने बताया है कि अत्यंत बलवान जो राजा है, बलवान राजा के साथ भी संधि करके अपने शत्रुओं को पीड़ित किया जा सकता है। और जब निर्बल राजा को शक्तिशाली या सबल राजा के साथ, ऐसे कंडीशन में निर्बल राजा को सबल या शक्तिशाली राजा के साथ संधि कर लेनी चाहिए। तो ये 5 कंडीशंस बताए हैं उन्होंने कि जिसमें उन्हें संधि करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहिए, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहिए, अपने देश के नागरिकों को की रक्षा करनी चाहिए और इस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वो किया जा सकता है संधि का सहारा लेकर। दूसरा जो उन्होंने बताया है वो बताया है उन्होंने विग्रह। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि विग्रह का मतलब क्या है कि शत्रु का अपकार करना विग्रह कहलाता है। मतलब विग्रह जो है इसका अर्थ है कि युद्ध है। विग्रह का अर्थ मतलब युद्ध, मतलब किसी भी राजा को किसे शत्रुता कर लेना, विग्रह। तो विग्रह का अर्थ सामान्यतः जो उन्होंने बताया है वो युद्ध से है, लेकिन वास्तविक युद्ध से नहीं। विग्रह ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाके युद्ध में शामिल हो गए, डायरेक्ट युद्ध से नहीं है, बट युद्ध से है। यदि युद्ध नीति है यह ऐसी युद्ध नीति है जो किसी भी विजय की अभिलाषी जो राजा है द्वारा निर्बल राजा के विरुद्ध प्रयुक्त की जाती है। और कौटिल्य के अनुसार विग्रह या युद्ध नीति का अनुसरण एक राजा को तभी करना चाहिए जब शत्रु को अपने से निर्बल देखे तथा उसकी स्वयं की युद्ध व्यवस्था जो है वो पूर्ण हो और सुदृढ़ हो। ऐसी स्थिति में विग्रह का सहारा लेना चाहिए। कौटिल्य का मत है कि विग्रह की नीति का प्रयोग करने से पूर्व राजा को अपने मंडल मित्र राजाओं से आवश्यक परामर्श जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सोचे कि वो निर्बल है और आक्रमण कर दे, और आक्रमण करने के बाद बाकी भी जो उसके पड़ोसी राज्य हैं उससे मिल जाए और उससे मिलकर उसकी मदद करने लगे। तो इसलिए अपने पड़ोसी राज्यों से उस विषय पर मंत्रणा करने के बाद ही विग्रह का सहारा लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और कौटिल्य का यह भी परामर्श है कि अपनी विजय के प्रति आश्वस्त होने पर ही राजा को विग्रह अर्थात युद्ध का रास्ता अपनाना चाहिए।
यदि विजय की अभिलाषी राजा को युद्ध और संधि दोनों में समान लाभ मिल रहा हो, अगर विग्रह करने में और संधि करने में दोनों में अगर समान लाभ मिल रहा हो अगर राजा को, तो संधि का मार्ग विग्रह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि विग्रह में जो है बहुत सारी हानि होगी, युद्ध होगी, तो ऐसे में ज़रूरी है कि वो संधि का माध्यम अपनाए, अगर उससे वह दोनों से अगर समान रूप से लाभ प्राप्त होता है तो। और इस तरह से जनधन की जो क्षति है उसको रोका जा सकता है, अपने देश के नागरिकों को युद्ध में ढकेलने से रोका जा सकता है, उनकी रक्षा की जा सकती है। कौटिल्य का यह भी मानना है कि राजा द्वारा युद्ध का मार्ग अंतिम उपाय के रूप में अपनाया जाना चाहिए, जब सारे शांतिपूर्ण उपाय निष्प्रभावी हो जाएं और राजा के पास युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक साधन और शक्तियां अगर उपलब्ध होने पर, जिसमें नैतिक, आर्थिक मंत्रणा या कूटनीति या कूटनीति शक्तियां जो हैं इसमें प्रमुख हैं, तथा अनेक उसके अंदर जो है सैनिकों में भी युद्ध को जीतने का उत्साह जो है काफ़ी होना चाहिए, ऐसा ना कि कमी हो, तब राजा को युद्ध मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जब उसके सैनिक उत्साही हों, वो उत्साही हो, सारे संसाधन उसके पास हों, वो श्योर हो कि हम युद्ध में जीत सकते हैं, तभी उसको विग्रह का सहारा लेना चाहिए, अन्यथा जो है संधि से ही काम चलाना चाहिए। इसके बाद आता है तीसरा, यान। तीसरा जो है वो यान, और यान के बारे में मैंने आपको बताया कि आक्रमण करना जो है वो यान कहलाता है। मतलब एक तरह से आप समझें तो विग्रह का अगला स्टेप्स जो होता है वो यान कहलाता है ना। यान का अर्थ क्या है? वास्तविक आक्रमण या युद्ध अभियान से है। यह विग्रह का अगला कदम होता है और राजा को शत्रु राज्य पर आक्रमण तभी करना चाहिए जब वह अपनी स्थिति पर हर दृष्टि से सुदृढ़ अनुभव करे, तथा साथ ही यह अनुभव करे कि युद्ध या आक्रमण का मार्ग ग्रहण किए बिना शत्रु को नियंत्रित किया जाना संभव नहीं है, और तभी यान का सहारा लेना चाहिए। और यान एक राज्य की विदेश नीति के निर्धारण और संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद चौथा स्टेप आता है आसन। आसन मतलब कहीं भी बैठ जाना, स्थिर। आसन मतलब स्थिर या तटस्थता से है, और अन्य राजाओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखना, और जब राजा शांत और चुपचाप बैठकर अपनी शक्तियों में वृद्धि करता है तो कौटिल्य के अनुसार उसे आसन या आसन की नीति कहा जाता है, और इसको हम लोग तटस्थता की भी नीति के नाम से जानते हैं आज के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। एक राजा के द्वारा आसन की नीति तब अपनाई जाती है जब वह यह अनुभव करता है कि ना तो वह शत्रु का नाश करने में समर्थ है और ना ही वह शत्रु का विनाश कर सकने का सामर्थ्य रखता है। तो ऐसी स्थिति में राजा उपेक्षा भाव या आसन की स्थिति को ग्रहण करके अपनी शक्ति में निरंतर जो है वृद्धि करने का प्रयास करता है। और कौटिल्य के अनुसार आसन, स्थान और उपेक्षा, ये तीनों, आसन, स्थान और उपेक्षा, ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और स्थिर रहते हुए किसी विषय के उपाय करते रहना स्थान कहलाता है, और अपनी वृद्धि के लिए चुप रहना आसन कहलाता है। और किसी उपाय का आलंबन ना करना उसका उपेक्षा कहलाता है। तो आसन कुल मिलाकर तटस्थता की नीति का ही दूसरा नाम हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है पांचवा, संशय या आश्रय ले लेना। तो इसका अर्थ है शरण लेना। संशय का क्या अर्थ होता है? शरण लेना। तो कौटिल्य का कथन है, कौटिल्य ने कहा है कि यदि कोई राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता है और ना ही
अपनी रक्षा करने में सामर्थ होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने से बलवान राजा की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। और कौटिल्य ने कहा है कि यदि कोई मित्र बलवान राजा आश्रयदाता के रूप में अगर ना मिले, तो ऐसी स्थिति में उसे शत्रु जो उसका है और वो शक्तिशाली है, तो उससे भी आश्रय लिया जा सकता है। उसको भी उन्होंने सही वाजिब समझ बताया है। तो ये है संशय या आश्रय। और इसके बाद आता है उनका छठा जो सिद्धांत है, षाडगुण सिद्धांत के अनुसार जो छठा उन्होंने बताया है सिद्धांत, वो है द्वैधी भाव। इसका मतलब है कि एक राजा से संधि और दूसरे से विग्रह या युद्ध नीति का अनुसरण करने की स्थिति में द्वैधी भाव रखना या द्वैधी भाव कहलाता है। कौटिल्य यह मानते हैं कि यदि एक राजा इस बात का अनुभव करे कि एक से संधि और दूसरे से विग्रह करने पर अपने राज्य की शक्ति में वृद्धि होती है, तो ऐसा भी वो किया जा सकता है। मतलब एक तरफ मित्रता, एक तरफ शत्रुता की भावना भी रख सकता है, और उसे निशंक होकर द्वितीय भाव की नीति का अनुसरण करना चाहिए। और इस तरह से उपर्युक्त जितने भी ये 6 सिद्धांत हैं जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपका संधि, विग्रह, जो यान है, आसन है, संशय है, द्विभाव है, तो ये सभी जो है 6 जो नीति है, ये नीति पर आधारित विदेश नीति होनी चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना है। और कौटिल्य ने कहा है कि अवसर और आवश्यकता के अनुसार राजा को इन सभी नीतियों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन प्रयोग से पूर्व लाभ और हानि अर्थात क्षय स्थान या वृद्धि की तराजू में परिस्थितियों को बखूबी तौल लेना चाहिए कि हम जो भी स्टेप्स उठा रहे हैं तो उससे हमें लाभ होगी या हानि होगी, और उसके बाद उठाने के बाद ही इस तरह की विदेश नीति का संचालन जो है वो अपनाना चाहिए। ये जो 6 नीतियाँ बताई गई हैं कौटिल्य ने कि कब कब हम उसको किन किन परिस्थितियों में हम उन नीतियों को अपना सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू उसके आप उसको कर सकते हैं, किसी भी विदेश नीति को में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से इस प्रकार कौटिल्य ने के अर्थशास्त्र में षाडगुण या 6 नीति वाली विदेश नीति का विशद विवेचन किया गया है, तथा यह प्रतिपादित किया गया है कि राज्य को समय तथा परिस्थिति विशेष के अनुरूप ही जो नीति उपयुक्त लगे वो करे और उसका प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह से इन्होंने ये षाडगुण नीति है, ये 6 नीतियाँ हैं, जिसको 6 फोल्ड पॉलिसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब है कि ये जो विदेश नीति है, इसके सफल संचालन के लिए कौटिल्य ने कुछ साधन बताए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट उसके इंस्ट्रूमेंट बताए हैं कि किस तरह से हम इन 6 नीतियों को प्रभावपूर्वक ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि विदेश नीति की सफलता हेतु कौटिल्य ने 4 उपाय बताए हैं, 4 साधनों का सुझाव दिया है, और उसमें ये 4 साधन उन्होंने बताया है साम, दाम, दंड और भेद। ये 4 नीति या 4 उपाय बताए हैं जिसके माध्यम से इन विदेश नीतियों को हम एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए साधन के माध्यम से। और कौटिल्य का यह भी मानना है कि एक सबल राजा को दुर्बल राजा को अपने वश में करने के लिए सर्वप्रथम साम, अर्थात साम का मतलब होता है समझौता, समझौता या संधि का मार्ग अपनाना चाहिए। और यदि वह इस माध्यम से प्रभुत्व स्वीकार कर लेता है तो यह सबसे अच्छा माध्यम है। संधि के माध्यम से अगर कोई उसकी बात मान लेता है, उसका प्रभुत्व स्वीकार कर लेता है, तो वो सबसे अच्छा मार्ग होता है और शांतिपूर्ण तरीके से वह अपने साम्राज्य का विस्तार जो है सबल और निर्बल दोनों तरह के राजाओं के हित में कर सकता है। लेकिन यदि शांति काल में शांतिपूर्वक तरीके से एक सबल राजा के द्वारा साम्राज्य के विस्तार का लक्ष्य प्राप्त अगर नहीं हो पाता है, तो उसे दाम अर्थात धन अर्थात वित्तीय या आर्थिक सहायता या का प्रलोभन देकर निर्बल राजा को अपने वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, साम दाम मतलब अर्थ प्रलोभन, आर्थिक रूप से जो कमजोर देश है उसको उनका लाभ देकर अपने वश में करने की कोशिश करना, तो ये आपका दाम हुआ। और यदि यह तरीका या साधन भी अगर सफल नहीं हो पाता है, तो एक सबल राजा को
राजा को अपने प्रभाव में लाने के लिए दंड का प्रयोग करना चाहिए, दंड का प्रयोग करना चाहिए। इसका सीधा सीधी भाषा में अगर आप समझना चाहें तो इसका अर्थ है कि युद्ध करना या युद्ध का भय दिखाना करके निर्बल राजा को सबल राजा द्वारा अपनी अधीनता को स्वीकार करने के लिए बाध्य करना चाहिए। लेकिन यह जो काम है वो जोखिम भरा थोड़ा रिस्की है ना। और सबल राजा को उसे तभी उठाना चाहिए, इस तरह के युद्ध की धमकी देना या युद्ध का छेड़ने की घोषणा करना, ये तभी करना चाहिए जब उसके सभी जो साधन हैं और जो उसके उपयुक्त जो साधन हैं वो असफल रह जाए, यानी कि साम दाम दंड जो है, तभी उसको दंड का ये करना चाहिए। साम और दाम अगर विफल हो जाता है तो, और तभी इसको विजय। और दूसरी चीज़ की, जब उसे इस बात की सुनिश्चितता हो सबल राजा को कि वह जीत जाएगा, तभी इस तरह की पूरी तैयारी वह कर चुका हो, चाहे सैनिक हो, आर्थिक हो, युद्ध से जुड़े हुए सभी जो तैयारियां होती हैं इम्पोर्टेंट, तो वो अगर कर लिया है तभी जो है उसे दंड की जो है वो घोषणा करनी चाहिए या दंड के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यदि युद्ध के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार का लक्ष्य प्राप्त करना अगर उससे भी संभव नहीं होता है, संदिग्ध होती है, तो ऐसी स्थिति में विजय का अभिलाषी जो विजिगीषु राज्य है उसको साम्राज्य के विस्तार के लिए वेद की नीति को अपनाना चाहिए। वेद की नीति अर्थात फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और डिवाइड एंड रूल जिसको कहते हैं, है ना। उस रूल के आधार पे जो है शासन करने का मतलब वेद, मतलब किसी शत्रु देश जो है वहाँ कन्फ्यूजन पैदा करना, उसके देश में तरह तरह की राजा के खिलाफ कुछ प्रचार प्रसार करना, या उसके साम्राज्य विस्तार से जिस राज्य को चुनौती मिल रही हो उसके भेद द्वारा उसके जितने भी मित्र और साथी हैं उन सबको पृथक पृथक कर देना। जो निर्बल राजा है उसके जो मित्र हैं, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर देना, भेद डालना, और इस तरह से शासन के प्रति असंतोष की भावना पैदा करके विद्रोह उत्पन्न कर देना उसके राज्य में, और इसके माध्यम से उसे अपनी शरण में आने के लिए बाध्य करना जो है वो भेद कहलाता है। और कौटिल्य ने कहा है कि इन चारों साधनों को अपनाकर ही विजिगीषु या विजय की अभिलाषी राज्य को अपने साम्राज्य के विस्तार के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपनी विदेश नीति का निर्माण और संचालन करने का परामर्श देते हैं। लेकिन उसका जोर शांतिपूर्ण तरीकों पर ज़्यादा है, मतलब संधि या शांतिपूर्ण जो तरीके हैं उस पर ज़्यादा उसने जोर दिया है। अगर वो चीज़ जो है विफल होती है तभी उसने बाकी और जो साधन हैं जैसे कि दंड वगैरह है तो उसको जो है करने का अनुसरण उन्होंने कहा है कि सलाह देते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके के असफल होने पर और अन्य तरीके को अपनाने की, जब वो विफल हो जाता है तभी वो है अन्य तरीकों को अपनाने की सलाह देते हैं। उनकी जो विदेश नीति का जो मुख्य उद्देश्य रहा है कौटिल्य का, वो रहा है साम्राज्य का विस्तार करना, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना। इन दोनों नीतियों में विशेषकर उन्होंने यही फोकस किया है कि चाहे वो मंडल सिद्धांत हो या षाडगुण सिद्धांत हो, तो इसमें अपने साम्राज्य का विस्तार वो कैसे करें, अपने मित्रों पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध कैसे रखें और किस तरह से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करें, इसके बारे में उन्होंने बताया है। और मेन मकसद जो है इन दोनों सिद्धांतों का साम्राज्य का उनका विकास जो है विस्तार करना ही है। और कौटिल्य का मत है कि एक राज्य और उसके राजा के लिए अपने अस्तित्व को निरंतर सुदृढ़ बनाने के लिए साम्राज्य का विस्तार करना एक आवश्यक कर्म है। जो राज्य इस कर्म को सफलतापूर्वक संपन्न करने में असफल रहता है और तो उसका अस्तित्व जो है वो एक दिन खतरे में पड़ जाता है और अंततः वह राज्य समाप्त हो जाता है। और उसके अनुसार साम्राज्य का विस्तार और विदेश नीति की सफलता में एक राज्य की सेना या सैनिक तंत्र या गुप्तचर विभाग, गुप्तचर व्यवस्था या राजदूतों को विशेष महत्व दिया है। और विदेश नीति की सफलता में ये विभिन्न तंत्र तथा व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं और इनकी सफलता पर ही एक राज्य सफल विदेश नीति अपनाकर अपने साम्राज्य के विस्तार के लक्ष्य को पूरा कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। अतः एक विजय अभिलाषी राज्य को इनके सफल संयोजन और संचालन का परामर्श देता है और सुदृढ़ सैनिक तंत्र
विस्तृत गुप्तचर व्यवस्था जिसका जाल देश और विदेश दोनों में फैला हुआ हो, और दक्ष राजदूतों की राज्य हित संवर्धन हेतु की गई कार्रवाइयाँ एक राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित करने में राजा के लिए एक सच्चे सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये ओवरऑल जो था षाडगुण नीति के बारे में था, जो कौटिल्य ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो उनकी है विदेशिक संबंध या विदेशी नीति या परराष्ट्र संबंध के अंतर्गत 2 सिद्धांतों के बारे में उन्होंने बताया था, जो आप लोग के कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट था। पहला जो है मंडल सिद्धांत, जिसकी चर्चा मैंने पहले के लेक्चर्स में कर दी है, अपने पिछले लेक्चर्स में। और आज का लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो षाडगुण नीति या 6 फोल्ड जो पॉलिसी थी उसमें क्या बताया गया, उसमें किस तरह से जो है 6 सिद्धांतों को बताया गया कि विदेश नीति पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो 6 तरह की नीतियां हैं, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय और द्विभाव का सहारा लेना चाहिए। और इन साधनों को प्राप्त करने के लिए जो है 4 साधन बताए, साम, दाम, दंड और भेद की नीति को अपनाना चाहिए। लेकिन अंततः उन्होंने ये भी माना है कि शांतिपूर्ण तरीकों पर ज़्यादा फोकस किया है कि जब संधि या शांति या शाम का जो है तरीका, जब बिल्कुल कोई रास्ता ना रहे, तभी जो है राज्य को युद्ध की तरफ जो है वो जाना चाहिए। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उनकी विदेश नीति जो है का मूल मकसद और मेन जो पर्पस है वो साम्राज्य का विस्तार करना है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जाए तो धीरे धीरे वह जो है पतन की ओर चला जाता है। और इस तरह से उन्होंने इस बृहद रूप में इन सब चीज़ों को की व्याख्या अपने प्रमुख पुस्तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत की है। आई होप आपको समझ में आया हो मैंने अभी जो भी बताया। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न वहाँ लिखें। निस्संदेह मैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में उसका जवाब दूंगी, उसको बताऊंगी, क्लियर करूंगी, क्योंकि जितने भी आपके मन में डाउट्स होंगे या प्रश्न आएंगे तो उस विषय को आप उतना अधिक समझ सकते हैं। और इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।